शांति से पढ़िएगा आप। हाँ, तो देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो किया था कि दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन था रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा था इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम लोग इरिवर्सिबल किनको बोलते थे? ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। मतलब रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, उनको क्या बोलते थे हम लोग? इरिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन थी उनको क्या बोलते थे? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसी रिएक्शंस थी? दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। किया था ना हमने? फॉरवर्ड भी जाती है और साथ में बैकवर्ड। उसके बाद हमने क्या क्या देखे थे? कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था। इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी? सबसे पहली चीज कि इरिवर्सिबल रिएक्शन केवल और केवल एक डायरेक्शन में जाती है। दूसरी चीज, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या होता है? सिंगल एरो से दिखाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था हमारे लिए? थर्ड पॉइंट क्या लिखा था हमने उसके लिए? कि ऐसी रिएक्शंस हमेशा ही कंप्लीट होती हैं। मतलब इनमें कुछ ना कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट में से कोई एक चीज लिमिटिंग रिएजेंट बनेगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पूरा का पूरा प्रोडक्ट के अंदर जाके। मतलब दो दिस रिएक्शंस ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन, हमेशा ही खत्म होती हैं। और एक और चीज, अगर ये कंप्लीट होगी तो इनके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट का रोल होगा। और एक आखिरी चीज थी कि ओपन कंटेनर के अंदर होती हैं। ये लिखा था हमने 5-6 पॉइंट्स किसके बारे में? इरिवर्सिबल। सेकेंड टाइप के रिएक्शन थे जिनको हम लोग बोलते थे रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या डेफिनेशन थी? दोज रिएक्शन विच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज reactant can be converted into product and product can also be converted into reactant। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल। क्या क्या मेन पॉइंट्स थे? प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। सेकंड, रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। थर्ड पॉइंट क्या था? नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, कभी खत्म नहीं होती। एक ऐसा टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। अगर कभी खत्म नहीं होगी तो लिमिटिंग रिएजेंट का कोई रोल नहीं है। उसके अलावा हमने देखा था ये ऐसी रिएक्शंस हमेशा क्लोज कंटेनर में होती हैं, मतलब कंटेनर हमेशा बंद होना चाहिए। ये हमने कर लिए थे। इरिवर्सिबल के कुछ एग्जांपल जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकती, इरिवर्सिबल होती है। इसी तरह से कंबस्शन रिएक्शन मैंने समझाया था। कंबस्शन, जिसमें कंबस्शन हो गया और राख से आप वापस उस रिएक्टेंट को पैदा नहीं कर सकते, मतलब वो भी कैसी है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। और रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और रिवर्सिबल के एग्जांपल पूछे जाए तो बहुत सारे हैं। अमोनिया को बनाने का तरीका, PCl5 का डिसोसिएशन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये सब किया था हमने। तो ये हमारे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो गए थे। फिर नेक्स्ट हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे सोचा साइंटिस्ट ने कि इस तरीके से इक्विलिब्रियम जैसी भी कोई रिएक्शन हो सकती है। तो उसके लिए हमने क्या किया था? फेरस के ऊपर स्टीम को पास कराया था, H2O वेपर को। तो हमारे लिए क्या बन रहा था? Fe3O4 बना था, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। जब हमने ओपन कंटेनर में कराया था तो ये रिएक्शन कैसी थी? इरिवर्सिबल, एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। और जब हमने कंटेनर को क्लोज किया था तो जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ था, वापस प्रोडक्ट क्या बना सकता था? रिएक्टेंट। किया था हमने ना ये सब। तो उसमें मैंने समझाया था जब t बराबर 0 हम लोग लेते हैं बिल्कुल स्टार्ट में, तो स्टार्ट में केवल और केवल क्या होता है? रिएक्टेंट। शुरू में t बराबर 0 पे क्या मिलेगा? रिएक्टेंट। उस समय फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट जो होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम। मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट बेचैन होता है किसमें कन्वर्ट होने के लिए? प्रोडक्ट के अंदर। तो उस समय रेट क्या होती है? एकदम मैक्सिमम। और बैकवर्ड की रेट क्या होती है? 0 0 होती है। और कुछ समय के बाद, थोड़ा सा समय बीता, 5 मिनट 10 मिनट के बाद, उस समय हमें कंटेनर में रिएक्टेंट भी दिखाई देता है और प्रोडक्ट भी। और उस समय क्या हो जाती है हमारे पास? फॉरवर्ड की रेट धीरे धीरे कम होती है और बैकवर्ड की रेट धीरे धीरे बढ़ती है। होता क्या है कि फॉरवर्ड की रेट यहाँ है, बैकवर्ड की यहाँ है, धीरे धीरे फॉरवर्ड की रेट कम हो रही है, बैकवर्ड की रेट बढ़ती जा रही थी। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों के रेट क्या हो जाएंगे? बराबर। मतलब रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है, प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से रिएक्टेंट में जा रहा है। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसी समय पे क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम आता है। इतना समझा था हमने ना। और उस समय क्या होता है? कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देता है। मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, उसको इक्वल नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? ये मैं फिर से क्लियर करा रहा हूं कि कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है और रेट का बराबर होना। 3 हमने ग्राफ भी बनाए थे ना, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमने बनाया था। रेट वर्सेस टाइम में 3 ग्राफ थे, जिनमें हम लोगों ने एक ग्राफ जिनमें रेट बराबर हो रहा था उसको बोले थे इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। और एक हमने ग्राफ बनाया था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। उसमें क्या हमने देखा था
कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना कंपलसरी है, जिनमें तीनों के तीनों रिएक्शंस हमारे लिए कैसे थे, इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शंस थे। ध्यान है ना वो सारे ग्राफ। तो वहां तक का हमने काम कर लिया है ना कल के डेट में। क्या डेफिनेशन थे इक्विलिब्रियम की? इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट दैट पॉइंट एंड आफ्टर दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे भी बराबर होता है और उस पॉइंट के बाद भी। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम स्टैटिक है कि डायनामिक है? डायनामिक है। मतलब ये चल तो रहा है लेकिन हमें फील नहीं होगा। अलग बात है कि रिएक्टेंट कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये चल तो रहा है ना। जो मैंने बाल्टी में पानी वाला एग्जांपल दिया था, पानी अभी भी ऊपर से आ रहा है, पानी नीचे से जा भी रहा है, लेकिन हाइट में कोई चेंज दिखाई नहीं दे रही। यहां तक कर लिया था ना। आज हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो सिंपल सा है, 5 मिनट का टॉपिक है। इक्विलिब्रियम जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जैसे पानी को ले लो, पानी सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल। मतलब एक फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो, मतलब सॉलिड किस में जा सकता है, लिक्विड में, लिक्विड किस में जा सकता है, सॉलिड में। तो इस तरीके का इक्विलिब्रियम कैसा है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। दूसरी चीज, एलोट्रॉपिक चेंज होते हैं जिनमें। एलोट्रॉपिक चेंज मतलब आपने सुना है कार्बन का ग्रेफाइट भी एक फॉर्म है और कार्बन का डायमंड भी एक फॉर्म है। तो अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएं तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, जिनमें एक फेज दूसरे फेज में जाए या फिर किसी एलोट्रॉपिक का चेंज हो। तो लिख लेना इसमें, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में लिखेंगे, इक्विलिब्रियम्स आर क्लासिफाइड इनटू, इक्विलिब्रियम आर क्लासिफाइड, equilibrium are classified into two categories. Equilibrium are classified into two categories. Equilibrium are classified into two categories. First लिखना physical equilibrium. Physical equilibrium. Equilibrium are classified into two categories. First one is physical equilibrium. फिजिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलोगे, ऐसा इक्विलिब्रियम जिनमें कोई फिजिकल प्रोसेस के दौरान बनता हो, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, लिखो डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड फॉर फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड फॉर फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड फॉर फिजिकल प्रोसेस, that is phase transition, that is phase transition and allotropic change, that is phase transition and allotropic change, phase transition and allotropic change। उस तरीके के इक्विलिब्रियम में क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। सुमित मार दे इसे जरा पर्दा। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे जिनमें क्या होता हो, एलोट्रॉपिक चेंज हो या फिर फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता हो। जैसे सॉलिड लिक्विड में जा सके और लिक्विड किस में जा सके, गैस में, कुछ भी, मतलब जो भी कन्वर्जन हो आपका, बस इक्विलिब्रियम में दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं H2O का सॉलिड है और H2O सॉलिड किसके साथ इक्विलिब्रियम में जा रहा है, H2O लिक्विड में। तो अब ये किस तरीके का इक्विलिब्रियम कहलाएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। समझे बात को। एक फिजिकल स्टेट दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मान लो सेकंड एग्जांपल में ले लूं, आयोडीन पता है ना आपको, आयोडीन का सॉलिड फॉर्म है और ये आयोडीन का सॉलिड फॉर्म आयोडीन के वेपर फॉर्म के साथ क्या आ सकता है, इक्विलिब्रियम में आ सकता है। इसी तरह से जैसे थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं, जैसे कार्बन का आपको पता होगा, कार्बन का ही ग्रेफाइट भी बना होता है और इसी कार्बन से डायमंड भी बना होता है। तो कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम विथ कार्बन डायमंड। तो कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म कार्बन के डायमंड के साथ, मतलब बेसिकली क्या समझ में आ रहा है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। एक फेज केवल क्या होता है, दूसरे फेज में ट्रांसफर होता है, या एक कोई सब्सटेंस का एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में ट्रांसफर होता है। उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। लिख लो तीनों एग्जांपल्स। फिजिकल इक्विलिब्रियम बिल्कुल सिंपल सा है ना।
एक एलोट्रॉपिक फॉर्म का दूसरे में जाना या एक फेज का दूसरे फेज में जाना। सेकंड है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो दूसरे टाइप का उसको बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या लिखेंगे इसमें? ऐसा इक्विलिब्रियम जिनमें क्या होता हो, कोई केमिकल रिएक्शन होता हो, है ना। तो केमिकल में लिख लेंगे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड फॉर केमिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश फॉर केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन, कुछ भी बोल लीजिए। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश फॉर केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन। किसी केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा उसको क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें भी एग्जांपल की अगर बात करूं मैं, तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएंगे? जैसे कल बताया था मैंने, अमोनिया बनाने की तरीके बताए थे मैंने। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर कंबाइंड करते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया। अब इस तरीके का ये अगर केमिकल रिएक्शन है तो कल मैंने समझाया था ये रिएक्शन किस पे होती है? इक्विलिब्रियम पे होती है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा एग्जांपल में। जैसे एक और बताया मैंने, बहुत सारे बताए थे ना कल। PCl5 जो है ये डिसोसिएट हो जाए किसके अंदर? PCl3 प्लस Cl2 के अंदर। तो ये सब हमारे किसके एग्जांपल हो गए? केमिकल इक्विलिब्रियम के। लिख लो, ये दो एग्जांपल सफिशिएंट है। और एक दो लिख लेते हैं, चलो। एस्टर का हाइड्रोलिसिस होना। एस्टर है, H2O क्या है? लिक्विड। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा? किस में कन्वर्ट होता है? इथेनॉल और किस में जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, है ना। तो जब इसको हम लोग कन्वर्ट कराते हैं तो क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक बनता है और साथ में एल्कोहल बनेगा C2H5OH। तो हम लोग चाहें तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा के कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल ग्रुप बना सकते हैं, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्कोहल से रिएक्ट करा के एस्टर भी बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? इक्विलिब्रियम पे हो जाएगी। तो क्या हमने इक्विलिब्रियम समझ लिया? दो तरीके के, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या होगा? फेज चेंज होगा, है ना, या तो एलोट्रॉपिक फॉर्म का चेंज होगा। और केमिकल में कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो इसको बोल देंगे केमिकल। और जिसमें फेज ट्रांजिशन होगा उनको बोल देंगे फिजिकल। तो बस ये सिंपल सा मीनिंग है। मतलब जो भी बेसिकली रिएक्शन नहीं दिखाई देंगे वो किस में हो जाएंगे? फिजिकल में। और जहां रिएक्शन रहेगा वो केमिकल। एकदम सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट डालते हैं हम लोग, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, और ब्रैकेट में डाल लेना। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे गुलबर्ग और वॉगे। गुलबर्ग एंड वॉगे। ऐसे ही नाम होते हैं अंग्रेजों के, उसमें परेशान क्या होना है ना। अंग्रेजों के नाम तो ऐसे ही रहते हैं अजीब से। हमें तो इनके काम से मतलब है। काम तो काफी किया है ना इन लोगों ने। नाम कुछ भी रहे, काम तो किया है ना इनका। तो देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसको दिया था गुलबर्ग एंड वागे ने। उन्होंने इनके बारे में हमें बताया था कि किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकेंगे, है ना। किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकेंगे। तो उन्होंने किया क्या था, इस एक एग्जांपल पहले ले लूं मैं। देखो a प्लस बी, हम लोग जो जनरल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं अभी तक, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। ऊपर वाले रिएक्शन को क्या बोलते हो? फॉरवर्ड, कल बताया था मैंने। और नीचे वाले को बैकवर्ड। ऊपर वाला फॉरवर्ड है तो इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रहेगा, और नीचे वाले में क्या रहेगा? रेट ऑफ
बैकवर्ड। और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो क्या चीज हो जाती है? इक्विलिब्रियम। ध्यान है ना कल का? तो ये लिखिए, फिर इसका पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम लोग समझेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में लिख लेना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लिखना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, कॉमा लगा के लिखना, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, कॉमा लगा के, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, फिर कॉमा लगा के लिखना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to, rate of forward reaction is directly proportional to active mass of reactant, rate of forward reaction is directly proportional to active mass of reactant। एक्टिव मास के पहले प्रोडक्ट डाल लेना, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास है ना, एक्टिव मास के प्रोडक्ट के होते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ active mass of reactant and rate of backward reaction, rate of backward reaction is directly proportional to, rate of backward reaction is directly proportional to product of, directly proportional to product of active mass of, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या मीनिंग समझे? जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। में अभी समझा रहा हूं आपको एक्टिव मास क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझिए। एक्टिव मास के डायरेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या? फॉरवर्ड की रेट। और बैकवर्ड की रेट क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ किसके? प्रोडक्ट्स के। तो अगर इसको मैथमेटिकली समझा जाए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या लिखते हैं? आरएफ। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सिंबल देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट से किसको दिखाया जाएगा? एक्टिव मास को। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट क्या है? बी। तो इनका एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं, तो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली क्या हो गया? प्रोपोर्शनल। और दूसरी बात क्या बोलिए? एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ, प्रोडक्ट्स। बैकवर्ड की करना है तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट्स के। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स। आई बात समझ में? तो ये दोनों मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी आई है तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो यहाँ पे चूंकि आर एफ है तो क्या लिख दूं मैं? के एफ। तो क्या हो जाएगा? के एफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। और इसी तरीके से मैं आरबी भी लिख सकता हूं। आरबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बी कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी। समझे क्या बात को? तो के एफ और के बी यहाँ पे क्या है? एक तरीके का कांस्टेंट है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना। तो इतना लिखो, फिर लिखवा रहा हूं नीचे। ये समझे ना? लॉ ऑफ मास एक्शन है, प्रोपोर्शनल होता है किनके? एक्टिव मास के। प्रोडक्ट के एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होता है बैकवर्ड का रेट, और रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है फॉरवर्ड का रेट। नीचे लिखना इसके।
where kf and kb, where kf and kb are constant, where kf and kb are constant, kf और kb क्या है, कांस्टेंट है, kf and kb are constant, known as rate constant, kf and kb are constant known as rate constant oblique velocity constant, kf and kb are constant known as rate constant oblique velocity constant of forward reaction, rate constant oblique velocity constant of forward reaction and backward reaction respectively, forward reaction and backward reaction respectively। तो kf और kb को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और नीचे वाला बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट बोलो या वेलोसिटी कांस्टेंट है, और आगे लिखना विच चेंजेज विथ टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट, which changes with temperature and catalyst, which changes with temperature and catalyst। किन से चेंज होता है ये, टेम्परेचर से चेंज होगा और कैटालिस्ट से चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर क्या हमने केएफ के भी पहले पढ़ लिया था, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था ना, के रेट कांस्टेंट पढ़ा था, तो पढ़ा ही था आरएनएस इक्वेशन से क्या होता है, रेट के ऊपर इफेक्ट पढ़ा था हमने टेम्परेचर का कैसे, और कैटालिस्ट का भी हमने देखा था, ग्राफ नीचे हो रहा था, ध्यान है, तो वही रेट कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम में ले लूं, एट इक्विलिब्रियम, आपको इक्विलिब्रियम पे क्या दिखाई देगा बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर इक्विलिब्रियम पे दोनों के रेट बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, के एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू के बी कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी। अब मैं दोनों के को एक तरफ लेता हूं, ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू क्या आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। मुझे बताओ, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तो क्या सी डी ए बी में से कोई चेंज होने वाला है क्या, इक्विलिब्रियम पे हर चीज तो क्या हो जाती है कांस्टेंट, तो ये चेंज होने वाली है नहीं। अगर इनमें से कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इनका मतलब इनका रेशियो भी एक कांस्टेंट आएगा, और इनका जो रेशियो कांस्टेंट आता है उसी को बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, इसको बोला हमने रेट कांस्टेंट। अब जो नया कांस्टेंट इन दोनों के रेशियो से बनेगा उसको क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहले यहां तक लिखो, फिर लिखवाता हूं मैं। अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो इनमें से कोई भी टर्म चेंज होने वाला नहीं है, अगर वो चेंज नहीं होगा तो उनका रेशियो भी एक क्या मिलेगा, कांस्टेंट, और उस नए कांस्टेंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो नीचे इसी चीज को लिखना है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर, दोनों में से किसी फॉर्म में आ सकता है, जो मैं अभी समझा रहा हूं आपको, केसी और केपी दो टर्म होते हैं। At equilibrium, concentration oblique pressure of reactant and product. At equilibrium, concentration oblique pressure of reactant and product becomes constant. Becomes constant. Becomes constant. That is, it will not change. That is, it will not change at equilibrium. That is, it will not change at equilibrium, so their ratio will be, so their ratio will be a constant, their ratio will be a constant, their ratio will be a constant, उनका रेशियो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। अगली लाइन में लिखना, at equilibrium, अगली लाइन से लिखिए, at equilibrium, at equilibrium
रेशियो ऑफ एट इक्विलिब्रियम, रेशियो ऑफ KF टू KB एट इक्विलिब्रियम, रेशियो ऑफ KF टू KB। देखो ये KF और KB का जो रेशियो है इसी का रेशियो है ना, अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी रेशियो क्या रहना है, कांस्टेंट ही रहना है। तो एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ KF टू KB इज ए कांस्टेंट, एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ KF टू KB इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट known as, is a constant known as equilibrium constant, known as equilibrium constant, known as equilibrium constant represented by, is known as equilibrium constant represented by K और कोने में EQ लिख लेना, represented by K equilibrium EQ। जैसे अभी तक हमारे लिए KF और KB थे ना, अब क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाई K इक्विलिब्रियम, और आगे लिखना विच चेंजेज, रिप्रेजेंटेड बाई K इक्विलिब्रियम विच चेंजेज ओनली एंड ओनली, विच चेंजेज ओनली एंड ओनली विथ टेम्परेचर, विच चेंजेज ओनली एंड ओनली विथ टेम्परेचर। समझ में लाइन अंडरलाइन कर लीजिए कि केवल और केवल कौन सी चीज चेंज कर सकते हैं इसको, टेम्परेचर। दुनिया का कोई भी फैक्टर आप लगा लीजिए, के इक्विलिब्रियम कभी बदलने वाला नहीं है, केवल और केवल इसको चेंज कौन सी चीज करेगी, टेम्परेचर। मतलब आपको क्वेश्चन में बोला कि एक रिएक्शन 2 एटीएम पे हो रही है, उसके के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 40 है, तो अगर मैं उसको 10 एटीएम पे कराऊंगा तो सेम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अभी भी 40 ही रहेगी, चेंज होने वाली नहीं। अगर आपने टेम्परेचर को बदला तो के इक्विलिब्रियम बदलने वाला है नहीं, तो के इक्विलिब्रियम कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप कोई बोलेगा कि सर सी को अगर बदल दिया हमने तो ए चेंज हो जाएगा, तो आप सी को अगर बदलोगे ना तो ए और बी आपस में ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इनका रेशियो हमेशा क्या बना रहे, कांस्टेंट, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो के इक्विलिब्रियम केवल और केवल किससे बदलता है, टेम्परेचर से बदलता है। ये चीज को दिमाग में ध्यान में रखना है ना, इट ओनली चेंज बाई ओनली एंड ओनली बाई टेम्परेचर, केवल और केवल इसको टेम्परेचर चेंज कर सकता है। अगर गैसियस स्टेट याद हो तो उसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी बताया था मैंने, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और क्वेश्चन कितने सारे आते थे अलग अलग तरीके से, लिख देता था सेम टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर सेम है तो कभी भी काइनेटिक एनर्जी बदलने वाली नहीं है। उसी तरीके से के इक्विलिब्रियम होता है, उसको केवल और केवल टेम्परेचर चेंज करेगा, बाकी किसी से चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, स्टोइचियोमेट्री का इफेक्ट आएगा जिसको हम लोग आगे बाद में देखेंगे कि कैसे होता है, पर जनरली के इक्विलिब्रियम कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो हमें क्या समझ में आया, डेट इज हम लोग लिख सकते हैं ना, के इक्विलिब्रियम किसके बराबर आया, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ KF टू KB। जो KF और KB का रेशियो उसी को क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम। और ये हमारा इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला भी बन गया, समझे ना। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। आपको कभी KF की वैल्यू दे दे, KB की वैल्यू दे दे, तो हम चाहें तो के इक्विलिब्रियम की कैलकुलेट कर सकते हैं, या हमको के इक्विलिब्रियम दे दिया, KB दे दिया, तो हम चाहें तो KF कैलकुलेट कर सकते हैं। समझे क्या बात को। इन तीन में से कोई दो बता के और एक तीसरी चीज हमसे पूछी जा सकती है। तो बुकलेट में सवाल बहुत सारे मिलेंगे आपको, आज का दिया है ना काम उसमें बुकलेट का, तो वहां से देखना, उसमें इस तरीके के भी सवाल होंगे जिनमें KF पता होगा, KB पता होगा, उन दोनों का डायरेक्ट रेशियो लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर के इक्विलिब्रियम KF अपॉन KB के बराबर है तो इस हमारे फॉर्मूले के हिसाब से तो के इक्विलिब्रियम और किसके बराबर आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। आया कि नहीं आया, सेम दोनों चीजें होंगी ना। तो गुलबर्ग और वॉगे ने हमें ये लिखना सिखाया कि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है ना, यहां तक लिखो। क्या होगा अगर हमने इसके कोएफिशिएंट को चेंज किया, अभी ये 1:1 के कोएफिशिएंट में डाला है मैंने, सपोज करो यहाँ 2 डाल दिया, यहाँ 3 डाल दिया, 4 7 कुछ डाल दिया, कोएफिशिएंट चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वो कोएफिशिएंट किस तरीके से होंगे। तो एक उसके ऊपर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। जैसे मान लो मैं दे रहा हूँ राइट के इक्विलिब्रियम फॉर, एक रिएक्शन दे रहा हूँ 2A प्लस B, सपोज करो इज इन इक्विलिब्रियम विथ C प्लस 3D।
ठीक है, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। अब मैंने कोएफिशिएंट क्या किया, चेंज कर दिया, तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, के इक्विलिब्रियम। तो हम लोग तो गुलबर्ग और वागे का जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसी के हिसाब से चलते हैं। देखो ये जो रिएक्शन है 2a प्लस बी गिव्स क्या है, c प्लस 3d, है ना। क्या इस रिएक्शन में मैं 2a को a प्लस ए लिख ही सकता हूँ दो बार, कुछ गलत तो नहीं, a प्लस ए दो बार लिख दिया तो a प्लस बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या, c प्लस डी को मैं 3 बार भी लिख सकता हूँ। 3d का मतलब क्या है, 3 मोल्स हैं उसके, तो 3। ठीक है, तो देख कहाँ थे हम लोग, तो ए प्लस बी गिव सी प्लस डी लिख सकता हूँ ना ऐसे तोड़ के रिएक्शंस को। तो अब जो अपना लॉ ऑफ मास एक्शन है उसको अप्लाई करो। उसने क्या बोला था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ऊपर वाला फॉरवर्ड को बताता है, नीचे वाला बैकवर्ड को। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये लिखा है ना हमने। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ कितने रिएक्टेंट्स हैं, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, और ये भी रिएक्टेंट है, इनके प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या ऐसे लिखा जाएगा, ये ए इंटू बी, ये प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया मैंने। तो क्या इनको मैं ए स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, मतलब डेट विल बी आर एफ इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट के एफ डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, के एफ ए के पावर 2 और बी। बोलो ये समझे बात को। क्या इसी तरह से बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को क्या लिखा जा सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बताइए, कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी इंटू डी इंटू डी, क्योंकि हमें तो उसने लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोला है, इट इज द रेट ऑफ एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। फॉरवर्ड की बात करो या बैकवर्ड की बात करो, फॉरवर्ड की बात करेंगे तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, तो जितने रिएक्टेंट है सबके एक्टिव मास के। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितने हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं ना अपने लिए, तो इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी सी इंटू डी के पावर कितना, क्यूब। क्या समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से अगर मुझे तो पता है, अगर इक्विलिब्रियम पे मुझे लिखना है, इक्विलिब्रियम पे तो आर एफ किसके बराबर हो जाता है, आरबी के। और अगर आर एफ आरबी के बराबर हो जाएगा तो यहां से अगर मैं ये वैल्यू रखता हूं के एफ इंटू ए के पावर 2 इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू सी इंटू डी के पावर 3। ठीक है, और यहां से मुझे के इक्विलिब्रियम निकालना है, तो के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है, के एफ अपॉन के बी के। तो उस के बी को इधर लाके डिवाइड कर दें, तो यहां से जैसे ही हम लोग करते हैं देखो क्या दिखाई देने वाला है, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये c इंटू डी का क्यूब ऊपर जाएगा और ये दोनों कहां आ जाएंगे, नीचे। तो क्या हो जाएगा, c इंटू डी के पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, a के पावर 2 इंटू बी। क्या समझ में आया आपको, कुछ समझ में आया कि अगर कोएफिशिएंट चेंज होगा तो क्या होगा, जो कोएफिशिएंट रहेगा वो कहां चला जाएगा, पावर में। जैसे a का कोएफिशिएंट 2 था तो पावर में कितना गया, 2। b का कोएफिशिएंट 1 था तो पावर में 1। c का कोएफिशिएंट 1 था तो 1, d का कोएफिशिएंट 3 था तो 3। और कौन सी चीज ऊपर आती है, प्रोडक्ट, और नीचे कौन सी चीज आता है, रिएक्टेंट। समझे क्या बात को, ऊपर प्रोडक्ट आता है, नीचे क्या आता है, रिएक्टेंट। पिछले वाले में भी ऊपर प्रोडक्ट आया था, नीचे क्या आता था, रिएक्टेंट। मतलब के इक्विलिब्रियम कभी भी लिखा जाएगा तो ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट, नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट। और जो कोएफिशिएंट रहेगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो कहां जाएगा, पावर में। समझ गए, तो लगा लीजिए इसे। KF एंड KB इज नथिंग बट द K इक्विलिब्रियम। KF अपॉन KB क्या है, यही है ना अपने लिए K इक्विलिब्रियम। हमसे K इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन पूछा था तो आंसर हमारा क्या आया, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू इंटू डी के पावर क्यूब अपॉन ए का स्क्वायर इंटू बी।
क्या आप किसी भी रिएक्शन के लिए हम के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं? जो कोएफिशिएंट होगा वो पावर में जाएगा, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर जाएगा, रिएक्टेंट हमेशा नीचे जाएगा। तो क्या इनको हम लोग जनरल फॉर्मूला बना लें अपना एक? इन जनरल अगर हमें बनाना हो फॉर्मूला, जैसे कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो क्या आप इसके लिए के इक्विलिब्रियम का बता सकते हैं फॉर्मूला? क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा बताइए? के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं? कंसंट्रेशन ऑफ के एफ अपॉन के बी तो होगा ही, चलो उसको भी लिख लेते हैं, के एफ अपॉन के बी, और इज इक्वल टू क्या होगा? ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा प्रोडक्ट, नीचे आएगा रिएक्टेंट, तो क्या आएगा ऊपर? सी के पावर सी, डी के पावर डी, अपॉन ए के पावर ए और बी के पावर बी। समझे क्या बात को? समझ में आया जनरल फॉर्मूला? तो क्या किसी रिएक्शन का आप अब लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम हम लोग, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर, रिएक्टेंट हमेशा नीचे, जो कोएफिशिएंट होगा वो पावर में जाएगा। तो इन जनरल जो लिखा है मैंने, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक ना? ऊपर चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, ये ऊपर के एफ क्या होता है? फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट, के बी किसका होता है? बैकवर्ड का ना। तो के एफ बाई के बी, या फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। क्या मैं एक दो प्रॉब्लम दूं इसके ऊपर लिखने को? लिख सकते हैं आराम से। देखो सिंपल से प्रॉब्लम दे रहा हूं, राइट के इक्विलिब्रियम ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, के इक्विलिब्रियम ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे आपको पहला रिएक्शन मान लो दिया मैंने, फर्स्ट रिएक्शन इज, इसी के लिए लिखिए N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ब्रैकेट में जी मैं क्यों लिख रहा हूँ? सब गैस होते हैं ना, बाद में अभी मैं समझाऊंगा आपको। अगर सॉलिड या लिक्विड कभी आ जाता है ना, तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं आता है, जो एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट है कि क्यों नहीं आता, तो मैं बताऊंगा एक्टिव मास में ही। तो अभी मैं गैस वाले ही दे रहा हूँ आपको। सेकंड है जैसे PCl5 डिसोसिएट्स इनटू PCl3 प्लस Cl2 गैस। और मान लो एक और देता हूं मैं, 2SO2 प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। तो चलो एक और ले लेते हैं हम लोग, 2NO2 गैस गिव्स N2O4 गैस। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस मैंने बताए थे ना इक्विलिब्रियम के होते हैं, तो कुछ कोई भी रिएक्शंस दे दे, लिखने हमें बस आना चाहिए कि कैसे लिखना है उसे। क्या चारों कर सकते हैं आसानी से? जहाँ क्वेश्चन लिखो उसी के आगे आंसर के लिए जगह छोड़ दो थोड़ा सा, है ना, वही आंसर लिख देना। शुरू करें क्या? फर्स्ट का आंसर
के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू NH3 के पावर 2 अपॉन N2 एंड 3 वेरी गुड है ना, ये हो जाएगा ना, कर लेंगे ना। सेकंड का आंसर बताइए, PCl3 के पावर 1 इंटू Cl2 के पावर 1 अपॉन PCl5। प्रोडक्ट उधर जाना है, रिएक्टेंट नीचे, और जो कोएफिशिएंट है वो कहां जाना है, पावर में। PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ PCl5, ठीक है ना। थर्ड भी लिख लिया होगा सबने, क्या आया आंसर, SO2 अपॉन 2 और 2 के पावर 1। पावर 1 तो लिखने की कोई जरूरत हमें नहीं है। और लास्ट पार्ट का भी कर लिया है, क्या आएगा आंसर, इंटू 4 के पावर 1 अपॉन NO2 के पावर 2। तो क्या अब हम लोग के इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन का लिख सकते हैं ना। अब यही के इक्विलिब्रियम हमारा Kc और Kp में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी Kc और Kp में चला जाएगा, कब Kc होगा कब Kp होगा। तो वो एक्टिव मास का ही कॉन्सेप्ट है। तो मैं एक्टिव मास के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले सोच रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स को बता दूं, फिर एक्टिव मास को हम लोग समझते हैं ना। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म करते हैं, फिर एक्टिव मास पे आएंगे। नेक्स्ट डाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। हाँ, एक्टिव मास इसके बाद मैं पढ़ा देता हूँ, है ना। एक्टिव मास क्या होता है, कि हम लोग किनको एक्टिव मास बोलते थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पॉइंट वाइज लिखते चल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिख लिया, ये कर लिया है ना सबने। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखें, फर्स्ट पॉइंट ये है हमें कि देखो जो अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर हमें रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो रिएक्शन किधर जाके स्टेब्लिश होगी, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके इक्विलिब्रियम में अचीव करेगी। लेकिन अगर मैंने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया तो बैकवर्ड में आके इक्विलिब्रियम में अचीव करेगी। तो पहला पॉइंट ये लिखना है, लिखो, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, equilibrium can be established from any direction that is either from forward direction, that is either from forward direction or backward direction, that is either from forward direction or backward direction। इक्विलिब्रियम को आप किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हैं, चाहे फॉरवर्ड में भी ले जाकर कर सकते हैं या बैकवर्ड में भी कर सकते हैं। जैसे समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी। सपोज करो a प्लस बी लिया मैंने, ये क्या बना रहा है, c प्लस डी। अगर मान लो आपको कंडीशन a मैं बता रहा हूँ स्टार्ट में, जैसे हमने स्टार्ट किया मतलब t बराबर 0 पे, तो t बराबर 0 पे सपोज करो मैंने आपको इसका a मोल दे दिया और b का b मोल दे दिया, और C के मैंने कोई अमाउंट नहीं दिए हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगी कि बैकवर्ड में आके, फॉरवर्ड में, क्योंकि दिया है तो यही रिएक्ट करके जाएगा ना उधर। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम को तो होना जरूरी है, क्योंकि इस साइन का मतलब ही क्या था, ये दोनों इसमें भी जा सकते हैं और ये वापस भी आ सकते हैं। तो जैसे सी डी बनेंगे वो कंबाइंड होके वापस ए बी में भी आ सकते हैं, तो ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा जाके फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझे बात को। और अगर सपोज करो सेकेंड कंडीशन में ये कह रहा हूं, अगर हमने स्टार्ट में मैंने आपको t बराबर 0 पे a और b का कोई अमाउंट नहीं दिया, c का मान लो c अमाउंट दे दिया और d का d अमाउंट दे दिया, तब क्या होगा, अब रिएक्शन किधर आएगी, बैकवर्ड में। तो ये बैकवर्ड में आके इक्विलिब्रियम को क्या करेगी, स्टेब्लिश करेगी। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके स्टेब्लिश करेगा। तो आपको देखने में उल्टा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या इस रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ कि नहीं, C प्लस डी डबल एरो गिव्स A प्लस बी, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन आगे पीछे से लिखने से कोई उसका नेचर बदलने वाला नहीं है, उसी तरह का रहेगा। लिख लीजिए दोनों चीजें।
सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, लिखिला पहला। सेकेंड ये है कि इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड की रेट और बैकवर्ड की रेट क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है और कांस्टेंट भी हो जाती है। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, कांस्टेंट की बराबर कांस्टेंट होते हैं। वो बराबर जरूरी होना नहीं है ना, हो भी सकता है हो जाए लेकिन जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो, है ना। तो सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम rate of forward direction and backward direction becomes equal and constant. Rate of forward direction and backward direction becomes equal and constant. इक्वल भी हो जाते हैं और कांस्टेंट भी हो जाते हैं। आगे लिखना एज वेल एज concentration of reactant and product ये इक्वल होंगे कि कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट होंगे, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट एंड दे नीड नॉट टू बी इक्वल, बराबर होना जरूरी नहीं है, एंड दे नीड नॉट टू बी इक्वल। ये चीज का ध्यान मैं 2 बार बता रहा हूं, इस चीज को पिछली क्लास में भी बताया था मैंने, है ना, कि कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना इंपॉर्टेंट है, पहचान है इक्विलिब्रियम होने की, और रेट का बराबर होना। समझे बात को। थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट ये, इक्विलिब्रियम स्टैटिक नेचर का होता है कि डायनामिक नेचर का है, डायनामिक। तो तीसरा पॉइंट ये लिखो, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर, हमेशा कैसा होता है, डायनामिक नेचर का होता है। ये स्टेटमेंट जेई में एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा ना। फोर्थ पॉइंट लिखिए। फोर्थ पॉइंट, अच्छा एक बार अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो क्या किसी प्रॉपर्टी में कोई चेंज दिखाई देगा हमें, नहीं दिखाई देगा। तो कोई भी चेंज हमें इक्विलिब्रियम मिलने के बाद दिखाई देने वाली नहीं है। तो ये लिखेंगे, देयर इज नो चेंज इन any of the measurable properties, there is no change in any of the measurable properties, there is no change in any of the measurable properties, ब्रैकेट में लिख लेना, properties which can be measured, there is no change in any of the measurable properties, ब्रैकेट में properties which can be measured, that is properties which can be measured, that is pressure, comma volume, comma temperature, comma mass, pressure, volume, temperature, mass, comma moles, comma concentration and color etc। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एंड कलर etc। कलर भी मैं दे रहा हूं, कलर कैसे, कलर का मतलब क्या है, देखो जो आयोडीन का हमने सॉलिड देखा था ना, आयोडीन के वेपर के साथ क्या था, इक्विलिब्रियम में ना, आयोडीन का जो सॉलिड फॉर्म है ना, जब वो वेपर फॉर्म में बनता है ना, तो वायलेट कलर का दिखाई देता है। कैसा, वायलेट कलर। किसी कंटेनर के ट्रांसपेरेंट कंटेनर में हमने आयोडीन को अगर रख दिया है, तो अगर वो वेपर फॉर्म में अपने कन्वर्ट अगर हो रहा होगा, तो शुरू में वायलेट कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर फॉर्म में। एक टाइम ऐसा आएगा ना, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ कलर चेंज होना बंद हो जाएगा, मतलब अब हमें वायलेट कलर में कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा। उसका मीनिंग क्या समझ में आया, अब आयोडीन का सॉलिड और आयोडीन का वेपर एक दूसरे के साथ क्या आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम में, मतलब अब कलर में कोई चेंज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है। तो वही ब्रैकेट में लिख लेना, एंड कलर एटसेट्रा, ब्रैकेट बंद करके लिखना, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, आफ्टर अटेनमेंट, अटेनमेंट है ना, हासिल हो जाना, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, हमने ये लिखा, देयर इज नो चेंज इन एनी ऑफ द मेजरेबल प्रॉपर्टीज आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया आपका,
तो किसी भी प्रॉपर्टी में किसी तरह का चेंज दिखाई देने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, फिफ्थ। कैटालिस्ट डालने पे क्या होता है? कैटालिस्ट फॉरवर्ड की रेट को भी बढ़ा देता है और बैकवर्ड को घटा देगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं डालेगा, ये केवल और केवल क्या करता है, कितना टाइम इक्विलिब्रियम को पहुंचने में लगेगा उसको कम कर देगा या ज्यादा कर देगा। अगर पॉजिटिव डाल दोगे तो जल्दी से पहुंचा देगा और निगेटिव डाल दोगे तो ज्यादा टाइम लगा देगा, है ना। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी को कम ज्यादा होता है ना। तो हम लोग ये लिखेंगे, लिखो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, there is no effect of catalyst, there is no effect of catalyst at equilibrium, there is no effect of catalyst at equilibrium, there is no effect of catalyst at equilibrium, it can only alter, alter, it can only alter, it can only alter the time required, it can only alter the time required, it can only alter the time required of attainment, it can only alter the time required of attainment of equilibrium, time required for attainment कर लेना, time required for attainment of equilibrium, it can only alter the time required for attainment of equilibrium, इक्विलिब्रियम को अटेन होने के लिए जो टाइम लगेगा उसी के बारे में चेंज करेगा, बाकी कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे डालने वाला नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, यहाँ पे बस आपको याद करके रखना है। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट लिख लीजिए, एट इक्विलिब्रियम चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। अगर सरफेस केमिस्ट्री याद हो तो बताया था मैंने, है ना। एट इक्विलिब्रियम चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लेना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा जी। याद है, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस, तीन चीजें बताई थी मैंने। तो एट इक्विलिब्रियम चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी बिकम्स जीरो, कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, बिकम्स जीरो, दैट इज डेल्टा जी, और ब्रेक कोने में इक्यू लिख लेना, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, जीरो। अगर आपने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया है तो उसमें चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। तो लास्ट पॉइंट वाला ध्यान में रखिएगा, ठीक है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी बिकम्स जीरो। अंकित सर की क्लास तो होगी नहीं, मैं ही पढ़ाता हूँ थोड़ी देर और, है ना। किसने बताया टेस्ट है, टेस्ट होने वाला है क्या, ऐसा है क्या, तो बंद करें हम लोग।